ओम श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा के 13th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि नागलोक में जिन जोड़ों में समान गुण होते हैं उन्हीं या समान शक्तियाँ होती हैं उन्हीं में ही विवाह होता है। ये नाग परिहार वन में जाते हैं, वहाँ पर ही अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अपने लिए जोड़ा बनाते हैं। चलिए आज हम आगे की कथा जानेंगे कि नागलोक में क्या होता है। अच्छा, पिछले अध्याय में हमने एक बात और जानी थी कि इंद्रदेव ने प्रश्न किया था ये नागरक्षक कौन होते हैं। आइए आज इनके विषय में भी थोड़ा जानते हैं। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। नागलोक के प्राणियों को अपनी 3 संतानों में से कोई एक संतान को नागरक्षक बनाना अनिवार्य होता है। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि नागलोक में ये नियम है कि 3 संतानें अवश्य होती हैं, जिसमें 2 नागपुरुष और 1 नागकन्या होती है। एक नाग पुरुष को या एक नाग कन्या को नागरक्षक बनना अनिवार्य होता है। बाकी 2 संतानें विवाह कर सकती हैं या तीनों संतानें विवाह भी कर सकती हैं और तीनों ही संतानें अपनी इच्छा अनुसार नागरक्षक बन सकती हैं। ये हमने जाना था। तो एक नियम है कि 3 संतान में से एक का बनना कंपलसरी है या फिर तीनों संतानें नागरक्षक बन सकती हैं। ये नागरक्षक केंद्रीय मणि के नागरक्षक होते हैं। हमने पहले जाना है कि केंद्रीय मणि शिव जी के द्वारा नागलोक को प्रदान की गई एक ऊर्जा मणि है। अब इस मणि की रक्षा नागरक्षक द्वारा की जाती है, जिसके लिए इन्हें नागरक्षक बनना जरूरी है। परंतु उससे पूर्व इन्हें नागरक्षक बनने के लिए विशेष शिक्षा प्राप्त करनी होती है, जो नाग गुरुओं द्वारा दी जाती है। ये शिक्षा इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए अपने शरीर से मणि को बाहर निकालना होता है। जैसे हमने पहले जाना था कि जब भी नागलोक में कोई संतान होती है, इस केंद्रीय मणि से एक मणि निकलकर उसके मस्तक पर विराजमान होती है। लेकिन जब नागरक्षक की शिक्षा ग्रहण की जाती है, उस समय इस मणि को बाहर निकालना होता है। उसके बाद ये शिक्षा ग्रहण की जाती है। ये अति कठिन है क्योंकि ये मणि ही नागों को ऊर्जा प्रदान करती है। जिस प्रकार हमारा शरीर जब भी चल सकता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इनको ऊर्जा देने वाली इनकी मणि होती है और उसे बाहर निकाल करके ही शिक्षा ग्रहण करनी होती है या फिर नागरक्षक के लिए तैयार होना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं होता है। बिना नागमणि इन्हें अपने अंदर ऊर्जा को उत्पन्न करना होता है। ये वही बात है जिस तरह से हमारे पृथ्वी लोक में मानव द्वारा भोजन को त्याग करके तप किया जाता है और अपने शारीरिक ऊर्जा से ही जीवित रहते हैं और तप करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से ये ऊर्जा के लिए मणि को त्याग कर शरीर से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और भी ज़्यादा कठिन परीक्षाओं को संपूर्ण करना होता है। और मणि तो हटाना ही है और ऊर्जा भी उत्पन्न करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसके बारे में आगे पता चलेगा। तब ये नागरक्षक बनते हैं और जब तक नागलोक में नागरक्षक जोड़ा जीवित रहता है तब तक नागरक्षक होने के नियमों का पालन करता है। नागरक्षक जोड़े में भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं और जब तक ये जोड़े नागलोक में जीवित रहते हैं, जीवित अर्थात नागलोक में मृत्यु तो होती नहीं है, जब तक ये मणि में ही अपनी इच्छा से विलीन ना होना चाहे तब तक ये नागरक्षक ही सदैव बने रहते हैं। ब्रह्मदेव ने नागरक्षक बनने और उसके कर्तव्य के बारे में संक्षिप्त में बताया।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमेशा दैत्यलोक और दैत्यों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। ये सब हमें पता है क्योंकि दैत्यलोक के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो दैत्यों के हित के बारे में सोचते हैं। पवन देव ने प्रश्न किया था कि देवी श्रेयांक नित्रा और त्रिवेंग बाहु ने तृष्णासुर से और ब्रह्मासुर से युद्ध क्यों किया। इसका जवाब यहाँ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमेशा दैत्यलोक और दैत्यों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कलयुग में दैत्यों का ह्रास हो जाएगा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। भविष्य में दैत्यों के ह्रास से वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कलयुग में जिसके पास 14 लोक की ऊर्जा होगी वह अत्यंत शक्तिशाली होगा। तब उन्होंने तृष्णासुर को सारांश लोक में आक्रमण करने का सुझाव दिया और देवी श्रेयांक नित्रा का अपहरण कर केंद्रीय मणि के गुप्त रहस्य का पता लगाया जा सके, ऐसा विचार किया। अब हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि दैत्यों को यानी तृष्णासुर और ब्रह्मासुर को दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा ये सुझाव दिया गया कि जब 14 लोकों की शक्ति यानी मेन शक्ति जो ऊर्जा है वो नागलोक में ही विराजमान होगी, तो अगर हम केंद्रीय मणि नागलोक की हासिल कर लेते हैं तो वहाँ की नाग शक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में वहाँ के 14 लोकों की ऊर्जा भी प्राप्त होगी और 14 लोक में अधिकार किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने तृष्णासुर को नागलोक में आक्रमण करने के लिए कहा। किंतु तृष्णासुर जो इतना पराक्रमी असुर था, उसने 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद भी हार गया। और उधर ब्रह्मासुर जो ब्रह्म का ऐसा जाल फैला सकता था जिसे तोड़ पाना अत्यंत कठिन था, जिसे रानी श्रेयांक नित्रा द्वारा पल भर में तोड़ डाला गया। वे अपने 2 अत्यंत पराक्रमी असुर की मृत्यु से अत्यंत विचलित हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि नागलोक इतना शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि नागलोक को सभी ये जानते हैं कि नागलोक के प्राणी शांति प्रिय होते हैं, लेकिन इतने शक्तिशाली हो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नहीं पता था। अब जब 2 की मृत्यु हो गई, क्योंकि दैत्य लोक में मृत्यु संभव है, तो अब उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी नागलोक में हो सकता है। यह सुनकर इंद्रदेव के मन का डर सामने आ गया। तो क्या नागलोक कभी स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है? इंद्रदेव ने डर के साथ पूछा। यह ऑब्वियसली सी बात है, जो राक्षसों को हरा दे तो वो कोई साधारण लोक तो हो नहीं सकता, या नाग भी साधारण नहीं हो सकते। तो इंद्रदेव को ये डर उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मदेव मुस्कुराए और बोले, अरे इंद्रदेव, आप क्या कम पराक्रमी हैं जो नागलोक का सामना नहीं कर सकते? ब्रह्मदेव ने ठिठोली की। हाँ, हम भी पराक्रमी हैं। हम 14 लोकों का सामना अकेले ही कर सकते हैं। बस इंद्रदेव, आप इतना ना बोलिए, हमें पता है आप बहुत पराक्रमी हैं। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव को ज़्यादा बोलने से रोका। आप चिंता न कीजिए इंद्रदेव, नागलोक के प्राणी शांति प्रिय होते हैं, बिना जरूरत के अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते। ये तप में लीन रहते हैं, शिव शक्ति के उपासक होते हैं। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव की चिंता को दूर किया। यह सुनकर इंद्रदेव ने शांति की सांस ली। हे ब्रह्मदेव, एक बात जो हमें आपसे पूछनी है। पूछिए देवगुरु, क्या नागलोक पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगले एपिसोड में जानेंगे। और आप सभी से एक आग्रह है कि अगर आपको मेरी द्वारा लिखी गई ये कथा पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम ये जानेंगे क्या नागलोक में नक्षत्र लोक का प्रभाव पड़ता है या नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम।